हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट टू। तो पार्ट टू में हम अपना कंसेप्ट करने वाले हैं एमएसएमई का। अब आपको पता है कि पार्ट वन मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आपने अगर वीडियोस देख ली है तो पार्ट टू आप अब कर सकते हो आसानी से। तो आपको ये पता है कि मैं अपनी ये बुक से करा रहा हूँ, ये नोट्स नहीं है। नोट्स आपको अगर चाहिए वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ये मेरी बुक है जिसमें आपको थोड़ी सी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। ई बुक है, 99 में आपको मिल जाएगी अगर आप ये लेना चाहते हो। अदरवाइज नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आप बुक लेना चाहते हो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर आपको वो भी मिल जाएगी। तो अब बात आती है कि इसमें है क्या। तो एमएसएमई यानी स्मॉल बिजनेस दोनों एक साथ ही चीज़ें हैं। तो इस पार्ट में हम जल्दी से उस चीज़ को कवर करेंगे और साथ में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टार्टिंग से मैं ले आया हूँ आपको दोबारा से। तो ये जो हमारा कंटेंट पेज है इसमें प्रैक्टिस पेपर्स और साथ में लास्ट ईयर पेपर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आपको ज़रूर लेकर जाऊँगा और थ्योरी सभी पढ़ी है वो भी हम करेंगे। ठीक है जी। चलिए तो हम ले आते हैं आपको वापस दोबारा उसी चीज़ में। ये देखिए, चलिए। अब सबसे पहली बात हमें समझना क्या है एमएसएमई में। सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, मेन जो नई आई है वो क्या कहती है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट और टर्नओवर अमाउंट हमें देखकर पता चल जाएगा कि ये कैटेगरी एमएसएमई की है कि नहीं। तो अगर आपका माइक्रो में, मतलब एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो में अगर कोई बिजनेस आएगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ है तो उसे माइक्रो में डाल देना। कोई इन्वेस्टमेंट में 10 करोड़ से 50 करोड़ उसकी टर्नओवर है, मतलब एक 10 करोड़ उसकी इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ उसकी टर्नओवर है, तो उसको स्मॉल बिजनेस में डाल देना। और बाकी चीज़ें अगर 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ की उसकी टर्नओवर अगर होगी बिजनेस की, तो उसे, मतलब उस वेंचर को हमने कहाँ डाल देना है? मीडियम एंटरप्राइजेस में। ठीक है, तो ये बस मेन क्राइटेरिया है जिसे आपने याद रखना है। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। नॉर्मल सी बात है, आधार, पैन और कुछ डॉक्यूमेंट जो आपने ऊपर ऑलरेडी, बैंक अकाउंट नंबर, टर्नओवर डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, एनआईसी 2 डिजिट कोड होता है वो आपने रखना है अपने पास। और उसके अलावा सेल्स और परचेज बिल की कॉपीज। कैसे रजिस्टर करते हैं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बहुत बार आने, मतलब ये आता नहीं देखा है मैंने, लेकिन फिर भी कर लेना कि इसमें बहुत सा सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इतना है नहीं, आप आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आपको देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाइए, किसके? उद्यम के। ठीक है, उसमें आपने फर्स्ट टाइम अगर फर्स्ट जो लिंक है उसको क्लिक करना है। आधार नंबर आपका वैलिडेट किया जाएगा, फिर पैन डिटेल्स को वैलिडेट किया जाएगा। ठीक है, फिर आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी की रिक्वेस्ट से आपकी सारी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद थैंक यू का मैसेज। मतलब सिंपली, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। आप इस चीज़ को तो खुद कर लेना, ये ज़्यादा पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बात आती है, अब यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ। ये देखिए, अगर आपने कुछ टिप्स लेनी है वो भी आपको मेरे बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, स्पेशली रिगार्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जाम। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, इसमें आपको बहुत सारी टिप्स भी दी गई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए अब फॉलो करते हैं अगली चीज़ों को कि बेनिफिट्स क्या होंगे। नॉर्मल सी बात है, मैं पहला चैप्टर ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, बहुत चीज़ें इसकी आप आसानी से पढ़ सकते हो, वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है इतने। फिर भी हम अपनी चीज़ों को आगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं कह दूँ तो वो क्या है? एमएसएमई सी बेड को, मतलब सीड बेड क्यों कहा जाता है? मतलब एमएसएमई को सीड बेड एंटरप्रेन्योरशिप का क्यों कहा जाता है, राइट? तो उसके लिए मैंने पहले ही एक चीज़ ध्यान से देख लो, बॉक्स में लिख दिया है कि सीड बेड है क्या। तो सीड बेड होता क्या है? जब आप कोई सीड्स डालते हो, यानी ऑब्वियसली सोइंग करते हो उसकी, और गुड क्रॉप आती है, तो वो सारी प्रोसेस क्या होती है? सीड बेड के नाम से जान ली जाती है। और इसी तरीके से वो कहते हैं कि अगर आपका एमएसएमई और स्मॉल एंटरप्राइज, अगर स्मॉल एंटरप्राइज और एमएसएमई, या सिंपल सी बात कह लो कि स्मॉल बिजनेस जो है, अगर वो अच्छी चीज़ें और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ बने हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है वो कंसेप्ट अच्छा चला जाएगा। वो बिज़नेस जो है वो सीड बेड की तरह काम करेगा। ठीक है, कैसे? उसमें आपने अगर कुछ मेंशन करना है तो उसके कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं वो दे देने हैं आपने, जिसमें से आपको एमएसएमई के मेनली जो फीचर्स हैं उनकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। एक बार देख लो। जैसे कि इसमें क्या है, एमएसएमई का मेन काम क्या होता है कि इम्प्रूव करना किसकी लाइफ्स को, अपने एम्प्लॉयज़ की या आर्टिशंस की, जो भी इसके अलावा बहुत सारे उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं। और बाकी जो पर्सन्स हैं जो स्मॉल एरियाज़ के रिगार्डिंग है, स्मॉल इंडस्ट्रीज में मेनली काम करने वाले हैं, उनके रिगार्डिंग काम करना। उसके अलावा एमएसएमई का जो मेनली असिस्टेंस है वो बैंक्स के साथ डीलिंग में रहता ही है, मतलब उनको लोन आसानी से मिलता रहता है। मोस्टली अगर आप बात करो तो थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली बैंक को एक क्रेडिट लिमिट और फाइनेंशियल असिस्टेंस साथ साथ में देता रहता है, जिससे बैंक्स को कभी भी क्रेडिट लिमिट में प्रॉब्लम्स नहीं आती।
अब बात आती है कि ये ग्रोथ भी करता है किसकी, ऑटोमेटिकली सीड बेड है तो एंटरप्रेन्योरशिप की क्या करेगा, ग्रोथ भी करेगा। बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप फीचर्स में लिख सकते हैं। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर आपको क्वेश्चनर ने मतलब एग्जामिनर ने पूछ लिया कि स्मॉल बिजनेस एक सीड बेड है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो भाई आंसर सेम है, एमएसएमई भी वही है। और अगर सपोज करो उसने मीडियम एंटरप्राइजेस को डाल दिया बीच में, तो डरना नहीं है, वो भी वही है। तो कोई भी चीज़ पूछ ली जाए, सीड बेड, स्मॉल एंटरप्राइजेस, पूरी डेफिनेशन के अंदर आप देखोगे तो माइक्रो, मीडियम, स्मॉल, ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो तीनों के अंदर उसने कुछ भी पूछ लिया तो आपका आंसर सेम रहने वाला है। अब मेन चीज़ इसमें क्या आने वाली है, मेन चीज़ इसमें क्या आने वाली है, इंपॉर्टेंस। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी लिंक करना है इस चीज़ को कि हमने कैसे रिवाइज करना है, तो उसका हिंट मैं आपको ऑलरेडी वैसे भी दे चुका हूँ कि स्मॉल बिजनेस आर रिलेटेड टू योर इकोनॉमी। और वेन एवर द इकोनॉमी डिस्कस, आपको भी पता है इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है बहुत अच्छे से। तो उसमें जितने फीचर्स होंगे, उसमें जितने भी एडवांटेज होंगे, वो इसमें कवर होने ही वाले हैं। तो अगर आपको वहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग थी तो यहाँ पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स को साथ में ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है वो 120 मिलियन पर्सन्स को एम्प्लॉय कर चुका है अभी तक, जो एमएसएमई है उसकी ज़रूरत के हिसाब से। कंट्रीब्यूट भी जीडीपी को बहुत अच्छे से कर रहा है और इंक्रीज़ कर रहा है, और 2025 तक होपफुली 50% तक वो क्या करेगा, जीडीपी को कंट्रीब्यूट और भी अच्छे से करेगा। एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है एसएसआई, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर आपके बीओपी को एडवर्स होने से रोक देती हैं और एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है इनका, और अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा मिलती हैं इनका। मतलब ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत ज़्यादा योगदान है। कैसे? बिकॉज अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे तो किसको काम करने को मिलेगा? ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को काम करने को मिलेगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में रिक्रूट किए जाएंगे, और साथ साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलती जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो पैसा उनको मिलेगा उससे पॉवर्टी भी कम होने के चांसेस मिल जाते हैं, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स एक साथ लिंक कर रहे हैं अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर ने दिए हैं सिर्फ 6 पॉइंट्स, क्या इन 6 पॉइंट से 15 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाएगा? तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिख दिया गया, सपोज करो आपके क्वेश्चन में ऐसे ही कोई और भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बहुत कम से पॉइंट है और आपको 5 मतलब 5 पेजेस जो है ना वो भरने हैं, मतलब 5 पेजेस आपको क्लियर करने हैं। बिकॉज पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि 5 पेजेस मिनिमम चाहिए ही हैं, और स्पेशली लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन ये माइंड में आता है तो उसके लिए सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? सस्पेंस बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, बुक को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता जिनको, वो इस चीज़ में बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगे अगर वो हमारी बुक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनको बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलिए, अब कुछ प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान दे देते हैं। वैसे तो मैंने कहा है कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तो आपको मैंने पहले पार्ट 1 में अच्छे से बता दिए, लेकिन प्रॉब्लम्स तो कैसे करनी है वो तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हो तो एक चीज़ क्लियर कर लेना, एक चीज़ क्लियर कर लेना, एमएसएमई की प्रॉब्लम्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स और स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम्स, तीनों चीज़ें सेम हो जाती हैं। कैसे? ऑब्वियसली यार, तीनों चीज़ों के साथ अगर हम डील करें तो क्या चीज़ें हैं, स्मॉल दायरे में है, स्मॉल स्केल में है। जब तीनों चीज़ें स्मॉल स्केल में है तो वही प्रॉब्लम्स होंगी जो सभी को हो रही हैं, लाइक फंड्स की प्रॉब्लम, लाइक टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम, लोन लेने में प्रॉब्लम, इनोवेशंस करने की प्रॉब्लम बिकॉज उसमें कॉस्ट बहुत लगती है, लेबर इश्यूज की प्रॉब्लम, लिक्विडिटी बनाए रखने की प्रॉब्लम, और गोल्स को अचीव करने की प्रॉब्लम। ये बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ सिमिलर हैं जो आपको अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कोई प्रॉब्लम्स पूछ लेता है या ऑब्स्टेकल्स का वर्ड आ जाता है, क्वेश्चनर पूछ लेता है, यानी ऑब्वियसली एग्जामिनर ने डाल दिया व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स, तो भी यही आंसर आएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ है सर? नोट्स में आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, और अगर आप ऑब्वियसली इसमें डिटेल में ये चाहते हो कि पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी आपको मुश्किल लिखने में आती है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। कोई वैसे इसमें मुश्किल चीज़ तो नहीं है, पर फिर भी आप अगर चाहते हो तो बुक आपको बहुत इस्तेमाल मतलब करके क्या है बेनिफिट होने वाला है। चलो, अच्छा जी, टेस्ट टाइम ले ले थोड़ा सा टेस्ट। चलो सर ले लेते हैं। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, एमएसएमई की डेफिनेशन और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि नहीं। वैसे ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से नहीं भी करवाया तो आप मान लेते हैं, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन डाला है क्यों यहाँ पे? हो सकता है कई बार जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए ये कह देता हूँ कि अनइम्पॉर्टेंट ज़रूरी नहीं है कि आपको लगता है कि नहीं आएगा। कई बार अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चनर पेपर भी आपको देखने को मिलते हैं पेपर में, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट के केस में डाला जाता है, तो हो सकता है आपको एक बार इसे देख लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने टेक्स्ट टाइम रख दिया कि एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, आपको भूले मत। इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारे टेस्ट टाइम मिलते रहेंगे मेरी बुक में,
इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आता है रोल। रोल 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 क्या है रोल नेशनल इकोनॉमी का? मतलब एमएसएमई का नेशनल इकोनॉमी में क्या रोल है? मैं इससे बिना आगे बढ़ाए इसका सीधे आंसर बता देता हूँ आपको, जिसमें आपको बहुत सी प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली। क्यों? जो मैंने एमएसएमई का रिलेशन किया नेशनल इकोनॉमी के साथ, इंडियन इकोनॉमी के साथ, उसका आंसर सेम टू सेम वही इसी पॉइंट्स में बिल्कुल इफेक्ट सेम टू सेम पड़ने वाला है। अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर करूँ, ये देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बैलेंस ग्रोथ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपोर्ट प्रमोशन, सोशल एडवांटेज, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सी चीज़ें जो आपने कॉमनली पढ़ी हुई हैं। कॉमनली का मतलब समझते हो? बिल्कुल एग्जैक्टली इंडियन इकोनॉमी के साथ सेम, लेकिन फिर भी एक बार डिटेल में अगर समझना है तो देख लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑब्वियसली एमएसएमई योगदान देता है। कि आपको मैंने ये पॉइंट पहले बताया अभी, कैसे कि आप अगर बनाओगे तो ऑब्वियसली सभी को काम मिलेगा और उससे पॉवर्टी भी कम हो सकती है, ग्रोथ बनेगी। ऑब्वियसली एलएसआई के साथ, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ अगर स्मॉल स्केल जुड़ जाएंगी तो ग्रोथ तो हो ही रही है। रिसोर्सेज को अच्छे से मोबिलाइज किया जाता है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ पे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो यानी लार्ज स्केल यूज़ कर रही है तो कहीं ना कहीं वेस्टेज हो सकती है। लेकिन अगर स्मॉल स्केल भी उसका इस्तेमाल अच्छे से करना शुरू कर दे तो उसकी मोबिलाइजेशन हो जाएगी, उसका अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा। बीओपी एडवर्स इसीलिए रहता है क्योंकि एक्सपोर्ट कम होते हैं, लेकिन अगर एसएसआई साथ में जुड़ गया तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा? अपनी कंट्री को फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा कैपिटलाइजेशन की हम अच्छे से इस्तेमाल, मतलब इन्वेस्टमेंट अच्छे से हो सकती है। मतलब बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर यही ढूंढते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो ऑब्वियसली अगर एसआईसाई को हमने इंक्रीज कर दिया अपनी कंट्रीज़ में तो उससे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ डीलिंग में अच्छी हमें ग्रोथ हो जाएगी और उससे क्या होगा? फॉरेन कैपिटल आने के भी चांसेस रहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स बहुत हैं। चलो, वैसे टेस्ट टाइम आ गया मेरा एक और, लेकिन ये आपको बुक में मिलेगा तो ऑब्वियसली हम इससे फर्दर बढ़ते हैं। चलिए, अब बात आती है स्टार्टअप्स की। वैसे तो ये स्मॉल स्केल के साथ बिल्कुल रिलेशन में है। अगर मैं कहूँ इसकी प्रॉब्लम्स, इसके एडवांटेज वगैरह सारे सेम है, लेकिन फिर भी इसकी एक ना प्रोसेस है, वो समझ लेना कि स्टार्टअप कैसे किया जाता है। तो स्टार्टअप करने का एग्जैक्ट तरीका बता देता हूँ आपको। पहले तो मीनिंग तो आप सबको पता है कि स्टार्टअप क्या होता है, कि हमने किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है विद द हेल्प ऑफ, हम कह सकते हैं कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? एक नए बिजनेस को ग्रो करना या एक नए बिजनेस के साथ डील करना। मतलब ऑब्वियसली अगर हम बात करें या तो पुराने बिजनेस को एक अच्छे नए डेवलपमेंट वे में नए तरीके से शुरू करना, या फिर एक बिल्कुल नया बिजनेस शुरू करना। अब बात आती है कि स्टार्टअप में डेफिनेशन तो क्लियर कर दी, शुरू कैसे किया जा सकता है? तो अगर मैं आपको सीधे एक हिंट दे दूं, फाइंडिंग, बिल्डिंग, क्रिएटिंग, रेजिंग, लॉन्चिंग एंड ग्रोइंग एंड एग्जिस्टिंग। सर क्या था ये? मैंने एक बार बोल दिया, क्या था ये? कुछ नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। फाइंडिंग, व्हाट द फाइंडिंग? बिजनेस आइडिया। पहले फाइंड करो बिजनेस आइडिया को, फिर बिल्ड करो टीम को, फिर क्रिएट करो बिजनेस प्लान को, फिर कैपिटल को रेज करो, फिर लॉन्च, ग्रो और एग्जिस्ट करो अपने बिजनेस को। मतलब क्या था सर? मतलब सिंपल सा, पहले आइडिया लेकर आइए, फिर उसके बाद अपनी टीम तैयार करिए ताकि आप अपने स्टार्टअप्स को अच्छे से डील कर सको, अच्छे से आगे बढ़ा सको, अपने टीम के साथ अच्छे से मिल के एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस को और कंसेप्ट को आगे लेकर जा सको। बिजनेस प्लान, अब बिजनेस को स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली बिजनेस प्लान के बिना काम नहीं चल सकता। प्लान पता होगा तभी तो आप आगे जा पाओगे ना यार, ऐसे बिना प्लान के तो काम चलता नहीं है। तो क्रिएट करिए प्लान। सर क्रिएट कर दिया, उसके बाद क्या चाहिए? हमें पैसा भी तो चाहिए। काम शुरू करना है तो कैपिटल रेज होगी तभी तो बात बनेगी। क्लियर? उसके बाद लॉन्च, ग्रो और एग्जिस्ट करना है अपने बिजनेस को। लॉन्च मतलब बिजनेस अब पैसा आ चुका है तो लॉन्च करिए अपने बिजनेस को, मार्केट में लेकर जाइए, बताइए कि हम भी हैं यहाँ पे। फिर उसको ग्रो करिए, धीरे धीरे मार्केट में फैलाइए ताकि आपके बिजनेस का नाम ऊपर हो। उसके बाद एग्जिस्ट कीजिए एक एज अ नए बिजनेस की तरह, पुराना बिजनेस बन जाइए। पुराना मतलब बिल्कुल पुराना नहीं, मतलब एक ऐसी इमेज बना लीजिए कि सभी को पता चल जाए कि ये बिजनेस है इस दुनिया में, है इस कंट्री में, पता है हमें। तो उसको एग्जिस्ट कर दीजिए एक अच्छे वे में। क्लियर? तो बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूँ, कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्या है? फाइंड, बिल्ड, क्रिएट और रेस करके लॉन्च, ग्रो और एग्जिस्ट करना है अपने बिजनेस को। ठीक है जी। चलिए, नाउ वी गो फर्दर। एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं इसकी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर स्टार्टअप्स की क्या क्या एडवांटेज हो सकती हैं? तो जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आता है सबसे पहले कि इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता शुरू करने में, पहला पॉइंट। दूसरा,
कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, मतलब शुरू-शुरू में हमें पैसा ज़्यादा लगाने की वैसे ज़रूरत बहुत पड़ती है, लेकिन स्टार्टअप्स में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, हम बिज़नेस को ज़्यादा मतलब अभी शुरू कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल स्टैंड नहीं कर रहे। तो शुरू-शुरू में जब पैसा लगता है ना, वो इतना इफ़ेक्टिव मतलब ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं लगता। तो उसमें हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप एक कंपनी से तो बेटर है, ठीक है? उसके बाद टीम कल्चर, ऑब्वियसली स्टार्टअप की वजह से आप अपनी टीम को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन, ऑब्वियसली ये भी बात आ जाती है, लेकिन मेन पॉइंट अब बताता हूँ। पहले मेन पॉइंट पे आ जाइए, वर्सेटैलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। देखो स्टार्टअप की वजह से क्या होता है, स्टार्टअप मीन्स होता है अपनी किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, राइट? स्टार्टअप की वजह से आपको एक आदत हो जाती है कि ये भी काम करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, मार्केटिंग करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो आप वर्सेटाइल हो जाते हो, हर एक काम को अलग मतलब मल्टीटास्क को करने की कोशिश करते हो। तो उससे क्या होता है, ऑब्वियसली आपके बेनिफिट्स हो जाते हैं वर्सेटैलिटी में, यानी मल्टीपल टास्क को एक साथ करने में और टाइम को बचाने में, ठीक है? फ्लेक्सिबल, स्टार्टअप आप कर रहे हो, आपको पता है कोई चीज़ गलत हो गई, आप उसी समय सही कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर बिजनेस स्टैंड हो गया तो प्रॉब्लम होती है, उसे ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन स्टार्टअप की वजह से आपका बेनिफिट क्या होता है कि आप फ्लेक्सिबल हो, आपको कोई इतना मुश्किल नहीं आएगी कोई चेंजेस में डील करने में। प्लानिंग्स में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगर आप करना चाहते हो तो स्टार्टअप आपके लिए बेनिफिशियल है। और ऑब्वियसली गोल्स को फोकस किया जा सकता है शुरू शुरू में, अगर आप शुरू से ही फोकस करोगे तो आपके गोल्स को अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। सर डिसएडवांटेजेस या कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वैसे तो वही प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप डील करो स्टार्टअप्स के टाइम पे वही प्रॉब्लम्स आ जाएंगे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की होती हैं। लेकिन फिर भी एक बात देख लीजिए, जैसे कि फेलियर, वैसे कि फेलियर फेलियर का रिस्क हमेशा रहता है कि यार स्टार्ट किया बिजनेस, पता नहीं पता नहीं 1-2 महीने बाद कहीं पे ख़त्म ना हो जाए हमारा बिजनेस। फेलियर का रिस्क हमें हमेशा सताता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए शुरू करने में ही। ऑब्वियसली कंपेंसेशन, स्टार्टअप को शुरू करने के लिए सबसे सबसे पहले थोड़ा-सा ना बिज़नेस में कंपेंसेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत होनी ज़रूरी है, जो हमें मिलती नहीं है टाइम पे, या जो कह लो हमें रिवॉर्ड्स अच्छे से मिलते नहीं हैं, जनरेट होता नहीं है। यानी इन शॉर्ट कहूँ तो थोड़े से नॉर्म्स वगैरह जो है ना वो ज़्यादा तंग करते हैं, जिसकी वजह से हम स्टार्टअप कर नहीं पाते और हमें प्रॉब्लम होती है। मार्केट शुरू-शुरू में हमें मिल नहीं पाती, हमारे प्रोडक्ट्स आगे चल नहीं पाते, हम अपनी प्रमोशंस रहन कर नहीं पाते। ऑब्वियसली हमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, तो हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि अब कैसे डील करें आगे, कैसे ग्रो करें अपने आप को। टीम बिल्डिंग हमारा बेनिफिट था कि हम बिल्ड करने में मदद कर ले सकते हैं, यानी हमारी टीम बिल्ड हो जाएगी। लेकिन सर टीम कॉम्पोज़िशन हमारा प्रॉब्लम भी है कि करें किस-किस को बीच में? किस-किस स्किल्स को लेकर आएँ बीच में? ये भी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है कि स्टार्टअप कर तो रहे हैं, लेकिन किन-किन स्किल्स का इस्तेमाल करना है हमने अपनी टीम को, किस मतलब अपनी टीम बनानी है तो किन-किन से स्किल्स वाले पर्सन्स चाहिए हमें, ठीक है? उसके अलावा रिसोर्सेज़ की कमी रहेगी हमें, उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस से हमें डील करना पड़ेगा और भई स्ट्रेस तो हमें लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम्स चीज़ हैं जो हमें ध्यान में रखनी है स्टार्टअप को देखते हुए, ठीक है? हमारा अगला टॉपिक है प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग 3 चीज़ों से रिलेशन है इसका, प्लानिंग प्लस प्रोडक्ट प्लस मैनेजमेंट, 3 चीज़ों से रिलेशन है। क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम आइडियाज़ को सर्च करते हैं, स्क्रीन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब क्या है, सबसे पहले आइडियाज़ लेकर आए, फिर उसके बाद उसे देखा सिस्टमैटिकली, फिर कन्वर्ट करा। वैसे आपको याद हो तो मैंने याद आपको दिला देता हूँ कि ये पूरा का पूरा टॉपिक अगर आपको याद हो तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में डील हुआ है। तो ये चीज़ें पढ़ने की आपको ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपने लास्ट एग्ज़ाम को देकर आए हो, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ है ही नहीं। और बेसिकली एक चीज़ आपको ये यहाँ पे ना बता देता हूँ, क्या है? प्रोडक्ट प्लानिंग का कंसेप्ट बिज़नेस स्टडीज़ से रिलेट करता है, राइट? तो बिज़नेस स्टडीज़ में बहुत सारी ऐसी एडवांटेजेज़ हैं जो आपके माइंड में वैसे ही रहती हैं और मैंने बहुत बार ऐसे डीलिंग करी है। मैं आपको बता देता हूँ कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन हो गया, या फिर आप कह लो इसके अलावा अपनी प्रॉफ़िट्स अच्छे से डील हो रहे हैं, मतलब प्रॉफ़िट्स में इंक्रीज़ हो रहे हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन हो रही है रिसोर्सेज़ की। उसके बाद कॉम्पिटिशन्स कम हो जा मतलब इफ़ेक्टिव हो जाएँगे, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाएगी, उसके अलावा सर्वाइवल अच्छे से हो जाएगा, सेल्स इंक्रीज़ हो जाएँगी। मैं ये पॉइंट्स क्यों बोल रहा हूँ? नॉर्मल सी बिज़नेस स्टडीज़ के पॉइंट्स हैं भई। अब ये जो ऑब्जेक्टिव, अब बात ध्यान से मेरी समझ लेना, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज में ना बहुत से बच्चे अभी समझ नहीं पाए कि ऑब्जेक्टिव आ गए सर, पता नहीं एडवांटेज आ गया तो अलग-अलग है। नहीं, कुछ अलग नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी वही पॉइंट है,
एडवांटेज भी वही पॉइंट होता है, अगर आपको बनाने का तरीका आता है बस। अब मैंने कहा कस्टमर सैटिस्फैक्शन, मेरा एम है कि मैं प्रोडक्ट प्लानिंग ऐसी करूँ मेरी कस्टमर सैटिस्फाई हो जाए। वो क्या है? ऑब्जेक्टिव। मेरा मेन एडवांटेज क्या है? प्रोडक्ट प्लानिंग करूँगा तो कस्टमर सैटिस्फाई हो जाएगा, वही ऑब्जेक्टिव था, वही प्लानिंग वही मेरा एडवांटेज हो गया। तो बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, बाकी पॉइंट्स वही रहते हैं। अब बात आती है सर यहाँ पे ना एक पॉइंट है नीचे देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी नोटेड। थोड़ा-सा सरप्राइज़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। बुक देखेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये सरप्राइज़ क्या है? तंग करेगा थोड़ा-सा, लेकिन है बहुत अच्छा सरप्राइज़। थोड़ा-थोड़ा टिप्स होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, वो अभी नहीं मिलेंगी, वो बुक में मिलेंगी आपको। ठीक है जी? अभी हम आगे चलते हैं, चलिए। कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ भी चुका है और लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने देखा भी है कि ये 2017-18 में पता नहीं शायद आया भी था कि सर प्रोडक्ट प्लानिंग में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट प्लानिंग में इनोवेशन होती है। इनोवेशन होती है ये ध्यान रखने में कि इनोवेशन हमने कंसेप्ट ऊपर भी करा, पार्ट 1 में भी करा, कुछ नया करना। जब तक हम प्रोडक्ट प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट प्लानिंग मतलब प्रोडक्ट प्लानिंग में होता क्या है? प्रोडक्ट को अच्छे से इनोवेट कर दो, नया बना दो, 4 तरीके कर दो, 4 टाइप्स कौन से हैं? इन्वेंशन कर दो, डाइज़, डाइज़ याद है डाइज़? जिनको तो पता है पार्ट 1 पढ़ा है, उनको पता है डाइज़ मैं क्यों कह रहा हूँ। बस वो कर दो, बात खत्म, ठीक है? प्रोडक्ट डाइवर्सिफ़िकेशन। अब प्रोडक्ट डाइवर्सिफ़िकेशन क्या होता है? प्रोडक्ट को अच्छे से डाइवर्सिफ़ाई कर दो, मतलब अलग-अलग जगह तक पहुँचा दो, अलग-अलग मार्केट तक पहुँचा दो, ताकि आपका बिज़नेस जो है वो हर जगह फैल जाए और पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट कितना फ़ेमस है। सिंपल सी बात है, उसके साइज़, क्वालिटी, कलर्स के बेस के ऊपर आप इसको डील करने की कोशिश करो। मतलब प्रोडक्ट प्लानिंग में ये भी एक कंसेप्ट होता है। प्रोडक्ट प्लानिंग में आप प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइज़ेशन कर दो। स्टैंडर्डाइज़ेशन मतलब अगर आपने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की वीडियो भी देखी है, तो मैंने उसमें एग्ज़ाम्पल दिया था सैमसंग J7 का। मतलब क्या था, एक सैमसंग ने एक कैटेगरी रख दी सैमसंग J7। यानी अगर आप जहाँ पे भी जाओगे सैमसंग सैमसंग J7 माँगोगे किसी भी स्टोर में जाके तो वही प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऑब्वियसली उसने क्या किया, उसे स्टैंडर्डाइज़ कर दिया। उसे बता दिया कि ये मेरा एक स्पेशलाइज़्ड प्रोडक्ट है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उसने बता दिया, या मतलब एक तरीके से स्पेशलाइज़ कर दिया। मतलब सॉरी, स्पेशलाइज़ेशन नहीं, स्टैंडर्डाइज़ कर दिया अकॉर्डिंग टू शेप एंड जो भी उसकी मेन कैटेगरी है, ठीक है? अब उसके बाद प्रोडक्ट को एलिमिनेशन, मतलब अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या फिर कह लो कि एक ना एक बड़ा मुश्किल स्टेप होता है कि प्रोडक्ट आपने अच्छे से बनाया किया फिर भी उसे एलिमिनेट करना पड़े। करना पड़ता है भाई। अगर हमें पता लग गया कि उस चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ऑब्वियसली हमें टाइम आने पर उसका क्या करना है, राइट यूज़ करने के लिए दोबारा से हमें उस चीज़ को उस समय के लिए एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक प्रोडक्ट प्लानिंग का पार्ट रखना होता है हमें, ठीक है? प्रोडक्ट प्लानिंग में प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशंस भी आ जाती हैं। कस्टमाइजेशंस मतलब अलग-अलग तरीके के फीचर्स ले आओ बीच में, कस्टमर के टाइप्स के अनुसार उसको बनाओ कि कस्टमर किस-किस तरीके के हैं, किस-किस तरीके के कस्टमर्स को, जैसे आप देखते हो शर्ट्स वगैरह, वो हर तरीके की आती हैं। क्यों? क्योंकि हर तरीके के बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको अलग-अलग तरीके के डिज़ाइन्स पसंद होती हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, कस्टमाइजेशंस की जाती हैं, राइट? अब एक और नोट होता है। चलो इस नोट को देख लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट। क्वेश्चंस है आपके लिए, कर लेना, नहीं समझ आएगा मेरे से टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो, लेकिन बहुत आसान है, आपको शायद पता है इसका आंसर। ठीक है, नहीं पता होगा बता देना। चलिए, अब बात आती है, वैसे हिंट मैंने दे दिया था ऊपर, अगर आपको थोड़ा सा लेना है बुक से देख सकते हो, लेकिन वैसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं? वैसे ये भी क्वेश्चन 15 मार्क में 2 बार आ चुका है लास्ट ईयर एग्जाम्स के अंदर, कि ग्रोथ स्ट्रेटजीज और डाइवर्सिफिकेशन का टॉपिक क्या है। ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या होती है? वो एक्शंस, वो प्लान्स जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं, आगे जाने में लगातार हेल्प करते रहती हैं वो स्ट्रेटजीज। अब वो स्ट्रेटजीज होती कौन कौन सी हैं? बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें से नंबर 1 स्ट्रेटजी है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। मीनिंग के बेस पे अगर नहीं जाते तो हम सीधे एग्जाम्पल से डील कर लेते हैं, क्योंकि उससे आपको जल्दी से समझ आ जाएगा कि अगर मैं मार्केट पेनिट्रेशन फॉलो कर रहा हूँ, यूनिकनेस से डील कर रहा हूँ। मैं एक वर्ड बता देता हूँ, मैं यूनिकनेस से डील कर रहा हूँ, यानी मतलब मेरी स्ट्रेटेजी क्या है कि मैं सिर्फ यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ डील करूँ। मतलब जैसे कि उन्होंने कहा, आइकिया फॉलोड द मैनिक मार्केट पेनिट्रेशन इन द बिगिनिंग बाय ऑफरिंग इट्स प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस। मतलब उसने क्या किया, मतलब एक कंपनी है आइका, उसने क्या किया, मार्केट पेनिट्रेशन फॉलो की, एक यूनिकनेस के साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और लोअर प्राइजेस पे रख दिया स्टार्टिंग में। कंपनी ने क्या किया, चीपर रॉ मटेरियल इस्तेमाल करा था, वेयर हाउसेज यूज़ करे थे मर्ज करके, जिससे उनको कॉस्ट कम लगे,
और स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं न कहीं से अरेंज करके कम पैसे में यूज़ करी। उससे क्या हुआ कि उसने अपना कॉस्ट तो देखी कम करके, लोअर प्राइसेज़ के ऊपर उन्होंने कैसे बेचे वो चीज़ों को, यानी उन्होंने कुछ यूनिकनेस के बेस के ऊपर अपने बेसिस पे काम किया, अपनी कंपनी में काम किया। उस बेसिस के इस्तेमाल से उन्होंने कस्टमर को कम रेट पे वो चीज़ें दे दी जो बाकी चीज़ें हाई रेट पे दे रहे थे, और उनको उस चीज़ में क्या था, कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो रही थी। तो इससे क्या हुआ, कंपनी को एक लीडिंग रिटेलर के बेस पे काम मिल गया इन द फ्यूचर। मतलब पेनिट्रेशन मतलब यूनिकनेस के साथ काम करना, एक अलग तरीके से काम करना, ठीक है? अपनी यूनिकनेस को शो करना। फिर उसके बाद दूसरी आ जाती है हमारे पास मार्केट एक्सपेंशन। ये तो नाम से क्लियर है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक वॉच है, एक प्रोडक्ट है एंड यू आर सेलिंग इट इन यूएसए। एक्सपेंशन का नाम तो क्लियर है ना भाई, हर जगह पे फैलाना, मतलब यू कुड गो ग्लोबल एंड ऑफर द सेम वॉचेस इन एशिया एंड यूरोप। मतलब आप अगर यूएस में ही अकेले बेच रहे हो उस वॉच को, अगर आप एशिया और यूरोप में भी बेचना शुरू कर दोगे तो वो क्या है, मार्केट एक्सपेंशन। उसे भी ग्रोथ स्ट्रेटेजी के नाम से जाना जाएगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, जैसे कि एक स्मार्टफोन है, एप्पल आईफोन है, जो फॉलो द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, वो कैसे फॉलो करता है, दे इंट्रोड्यूस अ न्यू मॉडल ऑफ आईफोन सीरीज विद अ न्यू डिज़ाइन फीचर एंड मोर पावरफुल देन द प्रीवियस मॉडल। मेरे ख्याल से मीनिंग इसी से क्लियर हो जाता होगा आपको, कैसे कि इसी तरीके से क्या कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एप्पल है, एप्पल आईफोन की सीरीज आ रही हैं, ठीक है, एप्पल आईफोन 13 हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब उसने वही वर्ड से सिर्फ फीचर्स और उसके सीरीज में नाम चेंज कर दिए और उसके साथ साथ कुछ डिज़ाइंस चेंज कर दिए, जिसकी वजह से सिर्फ डेवलपमेंट हुई है उस प्रोडक्ट की, ना कि कोई प्रोडक्ट नया आया है, ठीक है? तो उसे भी एक स्ट्रैटेजी कहते हैं जिससे बिजनेस ने अपने आप को एक्सपेंड करा, ग्रो करा, राइट? फिर आता है सर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। अब डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग तरीके से हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने से सोचते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कंसेंट्रेटिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट, अब ये कॉन्ग्लोमेरेट या फिर कंसेंट्रेटिक डाइवर्सिफिकेशंस क्या होती हैं, ये आगे आप डिफरेंस में पढ़ लोगे। ये आगे आप डिफरेंस में पढ़ लोगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बार आ भी चुका है, एक आधी बार मैंने देखा है, तो आप उसे देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे। क्या होते हैं हम नीचे डिस्कस करेंगे, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा रुक जाइए। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स और एम कॉमर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स जो है, वो स्मॉल बिजनेस में कैसे योगदान दे रहे हैं, या उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखो सिंपल सी एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी ई कॉमर्स के बेनिफिट्स होंगे एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, वही टेक्नोलॉजिकल दे बेनिफिट्स होंगे, मतलब समझ गए, मतलब ई कॉमर्स भी तो एक टेक्नोलॉजी है ना, तो वही जो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं वही बेनिफिट्स ई कॉमर्स के बेनिफिट्स हैं, दोनों एक साथ क्वेश्चंस हैं, आपको अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं बुक में, अलग अलग क्यों कर रहे हो, क्योंकि सेम ही तो चीज़ है, कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कह लो या फिर एम कॉमर्स ई कॉमर्स के नाम से कह लो, कि अगर एसएसआई को कोई बेनिफिट्स होने वाले हैं, वो क्या होने वाले हैं, कि वो अपने बिजनेस को हाई लेवल पे ले जाएंगे, बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली थर्ड पॉइंट इज सर्च इंजन ट्रैफिक, क्या होता है, वो अपने आप को एक सर्चेबल वे में ले आएंगे हर जगह, कि ये देखो ये भी एक बिजनेस है, आप सर्च करोगे उनका भी नाम आ जाएगा। ऑब्वियसली इससे क्या होगा, एक जगह की बजाय हर जगह पर उनका बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा। ऑब्वियसली लो ऑपरेशन कॉस्ट। अब जब ऑनलाइन चीज़ें आती हैं उसमें ज़्यादा, देखो आपको क्या चाहिए, अगर मोबाइल कॉमर्स की बात करते हो तो मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, आपका बिजनेस एक्सपेंड हो गया घर बैठे ही, राइट? अब कंप्यूटर्स भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि मोबाइल में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप अपने बिजनेस को वहीं से स्टार्ट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली लो ऑपरेशन कॉस्ट हो चुकी है इस टाइम पे एसएसआई के लिए स्पेशली। तो व्हाट इज एसएसआई पता है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मैंने कहा पता नहीं शायद। चलो, ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्डिंग। अब इससे क्या होगा, ऑब्वियसली जब एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को हर जगह पर डील करवाएँगी, बेचेंगी, मतलब सेल करेंगी, तो उससे क्या होगा? उनकी रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी, कैसे? मतलब जब आप डील करवाओगे, टेक्नोलॉजी क्या करेगी, मतलब फ़ेसबुक, ट्विटर वगैरह जो हैं, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट जाएगा, आपका बिज़नेस स्टैंड किया जाएगा। जब आप वहाँ पे हो, आपको रिव्यूज़ मिलेंगे कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है, वैसा है, तो लोग लोग क्या करेंगे, देखेंगे। जब लोग देखेंगे कि हाँ, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो वो आपके उसी बेस से कहाँ पे आ जाएँगे, आपकी साइट पे आ जाएँगे, और आपकी साइट से वो प्रोडक्ट को अच्छे से फिर से दोबारा क्या कर लेंगे, परचेज़ कर लेंगे। मतलब क्या है
कि रिव्यूज़ तरीके से काम करते हैं। मतलब रिव्यू आपको मिलेंगे अच्छे से। टेक्नोलॉजी से क्या होता है, रिव्यू हर जगह फैल जाते हैं, और जब हर जगह फैल जाते हैं तो हर एक पर्सन उसको देखकर अच्छे से आपके पास आने की कोशिश करता है कि हाँ, हम भी देखें क्या चीज़ है। ठीक है? अब इसके साथ-साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि अगर आपको टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स आ जाएँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से, या फिर ई-कॉमर्स, एम-कॉमर्स के आ जाएँ, क्वेश्चन इज़ सेम। क्लियर? चलिए। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएँगे, और ये चार्ट्स वगैरह मेरे बुक्स में आपको वो कुछ टिप्स देने के लिए बने हुए हैं, तो उसे देख सकते हो आप। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एमएसएमई एग्ज़ेम्पशंस क्या है? या फिर कह लो कि टैक्स बेनिफिट्स कौन-कौन से मिले हुए हैं, मतलब एक तरीके से बेनिफिट्स कौन-कौन से, यानी एग्ज़ेम्पशन यानी इंसेंटिव्स कौन-कौन से मिले हुए हैं हमारी एमएसएमई यानी एसएसआई को, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कौन-कौन से बेनिफिट्स मिले हुए हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कभी ख़त्म ही नहीं होने दिया, यानी रिज़र्व रखा है, ये सबसे पहला बेनिफिट है। यानी कहीं न कहीं अभी भी हाथ से चलने वाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब हाथ से बनी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इंडस्ट्रीज़ अभी भी चलती हैं, तो उनको रिज़र्व रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, ताकि उनसे कहीं न कहीं गवर्नमेंट को बेनिफिट्स हो रहे हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरी आती है कि उनको गवर्नमेंट से परचेजेस की मतलब क्या मिलती है, प्रेफरेंस। मतलब हर किसी को शायद इतनी प्रेफरेंस ना मिले जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मिल जाती है, एमएसएमई को मिल जाती है। गवर्नमेंट से सबसे पहले परचेज उनको मिलती है, क्योंकि उनको भी पता है कि इनके पास थोड़े से मतलब ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको पहले प्रेफरेंस देती है इन चीज़ों को डील करने में, खरीदने में। ठीक है? कोई भी अगर रॉ मटेरियल या फिर उनको सामान चाहिए तो वो गवर्नमेंट से परचेज कर सकते हैं सबसे पहले। फिर आता है प्राइस प्रेफ़रेंस। प्राइस में भी अगर कोई प्रेफ़रेंस मिलती है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सबसे पहले मिल जाती है, एमएसएमई को मिल जाती है, और मिनिमम कुछ डिस्काउंट पे मिल जाती है। मतलब 15% के हिसाब से उनको क्या मिलता है, मतलब बेनिफिट्स मिलते रहते हैं गवर्नमेंट से, कि उनको प्राइस में प्रेफ़रेंस सबसे पहले मिलती है। अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हो, एमएसएमई की कैटेगरी में आते हो, तो कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं उन चीज़ों में डिस्काउंट्स मिलते रहेंगे जिन चीज़ों में बाकियों को नहीं मिलते। ठीक है? रॉ मटेरियल की सप्लाई भी आपको प्रेफ़रेंस के बेस पे अच्छी सी मिल जाती है। यानी आपको पहले कहा जाता है कि अगर आप मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ की डेफ़िनेशन में कवर कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपको इम्पोर्टेड करके या फिर आपको सप्लाई जो है रॉ मटेरियल की वो टाइमली गवर्नमेंट देती रहती है, उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। हाँ, हमने पढ़ा है कि उनको कम मिलते हैं, लेकिन टाइमली मिलते हैं, गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखती है, तो ये बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं कि उनको रॉ मटेरियल कहीं से परचेज़ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। मतलब करना पड़ता है तो गवर्नमेंट के हिसाब से करना पड़ता है, बाकी ज़्यादा इतना हाथ-पैर नहीं मारने पड़ते। सबसे बड़ा बेनिफिट है एक्साइज़ ड्यूटी का। उनको क्या मिलता है, फुल एग्ज़ेम्पशन मिल जाती है अप टू 30 लाख तक। मतलब 30 लाख तक अगर उन्होंने साल में डील करनी है अपने किसी एक्साइज़ ड्यूटी में, मतलब उनको एक्साइज़ ड्यूटी जो है वो 30 लाख तक पूरे साल में नहीं लगेगी। उसके बाद नॉर्मल ड्यूटी उनको लगेगी 75% के मतलब 75% के हिसाब से, यानी 100% के हिसाब से नहीं लगेगी। तो ये भी उनको बेनिफिट्स हैं। बस ये नोट आउट कर लो पॉइंट्स, इतना लिखना है, डिटेल में नहीं जाना। ठीक है? उसके बाद आरबीआई ने भी कुछ क्रेडिट स्कीम्स ऐसी खोली हुई हैं जिससे एमएसएमई को बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो उनको भी ये मतलब बेनिफिट्स क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं, और फाइनेंशियल असिस्टेंस की हेल्प से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो हो रही हैं। ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब फाइनेंशियल जो असिस्टेंस हैं, वो कमर्शियल बैंक्स या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के टर्म से भी उनको मिल रही हैं। मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स होते हैं वो जानबूझकर क्या करते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब कुछ पैसा जो है वो सोशल वर्क में लगाते हैं, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में लगाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यानी एमएसएमई की स्कीम के अंदर हो, तो बैंक ऑटोमेटिकली सबसे पहले इन्वेस्ट आप में ही करेंगी, क्योंकि अगर वो एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट करती है तो एक तो कंट्री की ग्रो हो रही है, मतलब कंट्री की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, और एक आपको भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मतलब एमएसएमई के अंदर जो भी बिजनेस होंगे। ठीक है? उसके बाद टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज भी आपको सबसे पहले दी जाती हैं, यानी आपके लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है टेक्निकल कंसल्टेंसीज के, वो सबसे पहले खोले जाते हैं और आपसे डील करवाया जाता है कि हाँ, आप इनसे कुछ सलाह ले सकते हैं रिगार्डिंग टू टेक्नोलॉजी, ताकि आपके बिजनेस में कभी कोई टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स ना आए। ऐसे सब्सिडीज़ मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। ठीक है? मैं यहाँ पे स्टॉप हो गया, क्यों? क्योंकि अब
बातें बहुत हो गई, मतलब हमने डील में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कि पेपर में, एक मैं बता देता हूँ कि 3 पेपर मैंने तैयार करे हैं, उन पेपर्स में आने के बहुत बहुत संभावनाएँ हैं। उनमें से पहला मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी तो आप मेरी बुक से देख सकते हैं। तो पहले में क्या है, आपके कुछ ऐसे चांसेस है कि इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर क्या है सर, हमें आपने बताया नहीं, नीचे मिल जाएगा अभी आपको। उसके बाद सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और कमर्शियल भी हमें नहीं मिला, वो भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग के एलिमेंट्स सर हमने अभी ऊपर पढ़े। ईडीपी क्या नहीं, प्रॉब्लम्स क्या हैं वो हमने ऊपर डिस्कस करी थी पार्ट 1 में। सर वुमेन लीडर्स ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस पीछे आए थे तो मैंने स्पेसिफिकली इसे नीचे मेंशन करा है, मतलब अलग से मेंशन करा है, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए ऊपर ढूंढने में। और कौन से बेनिफिट्स मिले हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, वो भी मैंने ऊपर बता दिए अभी। सेक्शन बी में अगर बात करें तो जो ईडीपी है उसमें गवर्नमेंट रोल क्या है और प्रॉब्लम्स और रेमेडियल एक्शंस डिस्कस कर लिए हमने। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी हमने डिस्कस करा है ऊपर, ठीक है। उसके बाद सोशल मतलब फैक्टर अफेक्टिंग याद है, इकोनॉमिकल और सोशल के बारे में बताया था मैंने। और उसके बाद एक है थ्योरीज का क्वेश्चन, वो मैं अब बताता हूँ आपको। और सेक्शन सी में देखिएगा एग्जाम्पशंस कौन सी मिली हैं, वही हमने अभी बात करी, ठीक है। एमएसएमई को एग्जाम्पशंस कौन सी मिली हैं, यानी टैक्स बेनिफिट्स कौन से मिले हैं, या फिर कह लो कि एग्जाम्पशंस का क्वेश्चन हमने अभी करा। सीड बेड क्यों कहते हैं वो भी हमने डिस्कस करा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कौन सी आएंगी, ई कॉमर्स वाली, मतलब एम कॉमर्स ई कॉमर्स में जो भी हमने पार्ट्स पढ़े वही बेनिफिट्स इसमें आ जाएंगे, वही रोल होता है, वही बेनिफिट्स होते हैं। और प्रोडक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स। वैसे ना ये क्वेश्चन सेम हो गया अगर आप देखोगे तो, एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स वाला ये क्वेश्चन सेम हो गया। इसे मैं चेंज कर देता हूँ, वैसे सेम नहीं आएगा, ऊपर एक क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, यानी एलिमेंट्स और प्रोडक्ट प्लानिंग जो है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक और क्वेश्चन रख लीजिए। नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो बिजनेस प्लानिंग का क्वेश्चन आ सकता है कि बिजनेस प्लानिंग का क्या मतलब क्या रोल है एक एंटरप्रेन्योरशिप के केस में, ठीक है। तो ये तो मैंने मोर चांसेस का बताया, नो मैटर कि यही आएगा। इसके बाद भी और सारे बहुत, ये देखो दूसरा भी है तीसरा भी है, ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं जो आपने डील करने हैं, ठीक है जी, पता चल गया इतना। हाँ जी। अभी कुछ लास्ट ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे जिसमें अचीवमेंट मोटिवेशन का है, मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। फेमस लीडर में आपको नाम याद रखने हैं, और इसके अलावा कुछ उन्होंने काम किए थे वो बता देने हैं साथ में। रीसेंट ट्रेंड का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चल रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में, तो इसमें आपने ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरी बुक में मिल जाएगा, तो आप अच्छे से कर सकते हैं वहाँ से, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है इसमें। और एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजर में क्या डिफरेंस है, वो आप देख सकते हो कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बिजनेस को सेटअप करता है, यानी अगर आप दोनों में डिफरेंस देखो थोड़ा सा, पर्सन हु सेटअप इज ऑन बिजनेस विद अ न्यू आइडिया। और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एन एम्प्लॉय हु इज इन चार्ज ऑफ द अंडरटेकिंग, समझ गए मतलब, जो इन चार्ज है आपके बिजनेस का वो माना जाता है इंट्राप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर माना जाता है जो एक नए बिजनेस की शुरुआत करता है अपने एक नए आइडिया से, ठीक है। मेरे ख्याल से मीनिंग ज़्यादा इफेक्टफुल है, उसके बाद जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आपके डिफरेंस में अच्छे से कवर हो जाएंगे, आप आसानी से देख सकते हो। और अगर मैनेजर और एंटरप्रेन्योर में जाना चाहते हो तो मैनेजर का मीनिंग देख लो, एंटरप्रेन्योर तो आपको मैंने बता ही दिया कि मैनेजर कौन होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को गेन करता है कि हाँ मैं ये मैनेज करूँगा, मैं ये पूरा बिजनेस अच्छे से चलाऊँगा, ठीक है। तो ये कोई इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें आप कर लोगे। मेरी बुक में आपको ये 5-5 नंबर के एग्जैक्ट लास्ट ईयर क्वेश्चंस कुछ मिल जाएंगे, वो आप देख लेना, ठीक है। उसके अलावा अब बात आती है थ्योरीज की, वो मैं 2 मिनट में अच्छे से अब कवर कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या था। उसमें मैं सिर्फ एक या दो थ्योरीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ले जाता हूँ आपको, ये देखिए थ्योरीज है एक, दैट इज इनोवेटिव थ्योरी। इनोवेटिव किसकी थी, कंपैटर की थ्योरी थी। उसमें कहा गया था कि हमने कैसे, मतलब 5 चीज़ों पे फोकस करा गया था, ये देख सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू गुड, कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट इस मतलब इनोवेशन में लेकर आना है जिसमें कोई पुराना प्रोडक्ट नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जो पहले कभी बना नहीं है, फेमिलियर नहीं है, किसी को पता नहीं है, एक ऐसा नया प्रोडक्ट होना चाहिए, इनोवेशन थ्योरी वो कहती है। दूसरा, एक ऐसा मेथड लेकर आओ प्रोडक्शन का जो कभी, मतलब जो आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन जिसके मेथड से बहुत आसान हो जाए। एक ऐसी मार्केट ओपन करिए जिसमें बहुत अच्छे से डीलिंग की जाए, मतलब जो अभी तक जिसमें इतना बेनिफिट ना हुआ हो, ठीक है जी। मतलब ये अराइज ना हो सके कि मतलब कोई ऐसी मार्केट ना हो जो पहले कभी बनी हुई हो, ठीक है। कोई ऐसा सोर्स लेकर आइए जिससे आप अपने रॉ मटेरियल को अच्छे से सप्लाई कर सकते हैं। और कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ओपन करिए, ऐसे इंडस्ट्री मतलब कोई ऐसे इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन लेकर आइए
जिस इंडस्ट्री में मोनोपोली पोजीशन कभी क्रिएट ना, मतलब जैसे कह लो कि मोनोपोली पोजीशन जो है ना, वो ऐसी बनी हो कि जिसमें किसी को नुकसान ना हो, अगर मैं सिंपल कहूँ तो, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर थ्योरी कहती थी कि हमने कुछ चीज़ों के ऊपर लिमिटेशंस का भी ध्यान रखना है, जैसे कि इंडिविजुअल्स जो है, मतलब इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। वो क्या थी, मतलब सिंपल सी बात करूँ तो उसने क्या कहा कि ये जो इनोवेटिव थ्योरी है उसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स को ध्यान दिया जाता है, मतलब इंडिविजुअल्स के ऊपर जो हम फोकस करते थे वो नहीं करते, हम एक्सक्लूड कर दिया जाता है, हम टीम बिल्ड के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि इनोवेशन का जो कंसेप्ट है वो कहता है टीम बिल्ड करो। मोस्ट विगीरियस, विगीरियस क्या होता है, मतलब जिसे बहुत ज़्यादा देखा नहीं जाता, मतलब एक ऐसा कंसेप्ट है, मतलब वो एक ऐसा कंसेप्ट लेकर आता है जो कभी पॉसिबल नहीं है इतना, मतलब हम कह रहे हैं कि नए प्रोडक्ट ले आओ, ये कराओ वो कराओ, वो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ही इसके ऊपर फोकस कर रहा है इनोवेटिव फंक्शंस के ऊपर, कि आप ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, मतलब बहुत ज़्यादा ही फोकस करने की ओर ध्यान दे रहा है वो इनोवेशन के, जो कि इतना नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा अगर उसके ऊपर ही फोकस कर दिया तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, और उसके बाद हम मतलब ये जो इनोवेशन है वो उनके लिए ही बेनिफिटेड है, मतलब जो लार्ज स्केल ऑपरेशन हो। लेकिन वो कह रहा है कि सपोज करो कि अगर एक एंटरप्रेन्योर लार्ज स्केल बिजनेसमैन है, ठीक है, तब ही वो इसका इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन असल में एंटरप्रेन्योर के पास शुरुआत में एमएसएमई के अलावा कोई और चीज़ें होती नहीं हैं। वो लार्ज स्केल इतनी जल्दी हैंडल कर ही नहीं पाता, या उसके पास होता नहीं है ऑपरेशन इतना करने का, तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को देखता ही नहीं है। तो उसके अलावा वो फेल कर देता है इस आंसर को बताने में, मतलब स्कैम्पटर ये थ्योरी नहीं बता पाती इस आंसर को कि वाई सम कंट्रीज हैड सम एंटरप्रेन्योर टैलेंट देन अदर्स। मतलब ये थ्योरी हमें ये बताती नहीं है कि क्यों एंटरप्रेन्योर टैलेंट हमें कम है और बाकियों में ज़्यादा है। तो ये भी क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे यही थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बाकी थ्योरीज की थ्योरी जो है वो बहुत आसान है, इतनी टफ टाइम नहीं है, मतलब इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है, आप उसके ऊपर आसानी से फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे, लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा कि आप ये थ्योरी पहले जो है कंप्यूटर की वो कर लो, बाकी थोड़ी थोड़ी कर भी लोगे तो ज़्यादा नहीं आएंगी, ठीक है।